हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल CGIT गुरुजी में। आज हम लोग देखने वाले हैं जो CG व्यापम का जो अभी ट्रेनिंग ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, 7 जून को अभी जो ट्रेनिंग ऑफिसर का छत्तीसगढ़ में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका हम लोग सेट बी हम लोग देखने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन टोटल 100 MCQs आए थे, ठीक है, और हम लोग इसे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ठीक है। तो इससे पहले आप लोग अगर मेरे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल का नाम है CGIT गुरुजी, ठीक है। तो इसे आप लोग सब्सक्राइब करके रखें जिससे आपको इस तरह के और वीडियो मिलते रहे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए, ठीक है। तो CG व्यापम सेट बी ट्रेनिंग ऑफिसर ट्रेड कोपा का हम लोग आज जो MCQs है वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो टाइम वेस्ट करना नहीं है ज़्यादा, तो इसलिए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। Which is the accounting concept that requires the practice of crediting closing stock to the trading stock, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा लेखांकन अवधारणा ट्रेडिंग खाते में क्लोजिंग स्टॉक जमा करने की प्रथा को निर्दिष्ट करता है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है इन चारों में से, ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जो क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग स्टॉक में क्रेडिट करता है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? जो हमारा माल जो होता है वो बिजनेस में जो बच जाता है, ठीक है, उसे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। उस क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग क्या करना है? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट करना है। तो उस अकाउंट कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, मैचिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, मैचिंग, ठीक है। जिस क्वेश्चन में समझाने का रहेगा मैं उसमें समझाते हुए चलूंगा, ठीक है। और टैली का तो जान रहे हो अभी आपको वैसे भी कोपा के सिलेबस से हट गया है तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा इन MS Word बुलेट्स एंड नंबरिंग आर इन द टैब, ठीक है। तो कौन सा ऐसा टैब है MS Word में जिसमें बुलेट्स और नंबरिंग होता है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया हुआ है इंसर्ट, व्यू, होम और डिजाइन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने MS Word का एक्सेल स्क्रीनशॉट लेके लगा दिया। यहाँ पे बहुत सारे टैब दिख रहे हैं आपको, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू और डेवलपर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या पूछ रहा है? बुलेट्स एंड नंबरिंग कौन से टैब में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो दिख रहा है आपका, ये बुलेट्स है और ये आपका क्या है? नंबरिंग है। ये बुलेट्स और ये क्या है? नंबरिंग है, ठीक है। तो ये कौन से टैब में है? देखिए यहाँ पे हमारा होम टैब अभी एक्टिव है, ठीक है। इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बुलेट्स एंड नंबरिंग आर इन द होम टैब, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में आएगा ऑप्शन नंबर सी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्राउजर सॉफ्टवेयर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्राउजर सॉफ्टवेयर। निम्न में से कौन सा एक ब्राउजर सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो MS Word आपका ब्राउजर सॉफ्टवेयर है? नहीं है। नोटपैड है? नहीं है। इंटरनेट नेविगेटर है? नहीं है, ठीक है। हमारा जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है ये हमारा क्या है? ब्राउजर सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग इंटरनेट एक्सप्लोर करते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, ठीक है। ये उसका हमारा लोगो है। ये किसने बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसे इंटरनेट एक्सप्लोरर को बनाया था, ठीक है। ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ है डैश क्वेश्चन मार्क इज द शॉर्टकट टू क्रिएट कॉन्ट्रा वाउचर इन टैली, ठीक है। तो टैली में हमारा बहुत सारे वाउचर्स की एंट्री होती है, ठीक है, जिसमें हमारा क्या बोल रहा है? कॉन्ट्रा वाउचर के लिए शॉर्टकट की कौन सा है, ठीक है। तो ये तो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। और जिन्होंने कोपा किया है वो तो उनको आशा करता हूँ याद होगा, ठीक है। तो हमारा F4 जो होता है वो कॉन्ट्रा वाउचर के लिए होता है, F5 जो होता है वो पेमेंट के लिए होता है, F6 रिसिप्ट के लिए होता है, F7 होता है जनरल वाउचर के लिए, F8 सेल्स वाउचर के लिए, है ना। ये कंट्रोल F8 जैसे F8 के नीचे डबल लाइन लगा है ना, F8 के नीचे क्या लगा है? डबल लाइन, ठीक है। तो डबल लाइन लगा होता है ना, तो इसको हम लोग कंट्रोल पढ़ते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल F8 किसके लिए होता है? क्रेडिट नोट वाउचर के लिए। F9 है परचेस वाउचर के लिए। कंट्रोल F9, ठीक है, यह है डेबिट नोट के लिए। F10 है रिवर्स जर्नल के लिए, ठीक है। और कंट्रोल F10 है मेमोस के लिए, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा F4 कॉन्ट्रा वाउचर, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है बाय डिफॉल्ट विच मोड इज ऑन, ठीक है। बाय डिफॉल्ट विच मोड इज ऑन इन परचेस एंड सेल्स वाउचर। जब परचेस और सेल्स वाउचर की एंट्री हम करते हैं तो बाय डिफॉल्ट का मतलब हम जब सिस्टम में टैली के सॉफ्टवेयर में बिना किसी छेड़छाड़ के
छेड़छाड़ के मतलब बिना कोई चेंजेस के पहले से ही कौन सा मोड खुला हुआ ऑन होके आता है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन होगा परचेस और सेल्स वाउचर में हमारा सही ऑप्शन होगा नॉर्मल मोड होता है या फिर आइटम इनवॉइस मोड होता है या पर्टिकुलर मोड होता है या फिर नन ऑफ दिस। तो इसमें सही ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइटम इनवॉइस मोड। ठीक है, यहाँ आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे आपका टैली का सॉफ्टवेयर खुला हुआ है, ये हमारा परचेस वाउचर है। ठीक है, परचेस वाउचर में एंट्री करते टाइम ये हमारा देखिए नेम ऑफ आइटम पूछ रहा है, ये आइटम इनवॉइस मोड में खुलता है। ठीक है, और यहाँ से आपको चेंज करना है मोड, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मोड अगर चेंज करना है तो यहाँ पे कंट्रोल वी करोगे तो एस वाउचर एंट्री हो जाएगा, जो हम लोग क्रेडिट और डेबिट मोड में करते हैं, तो वो वाला मोड चेंज करने के लिए कंट्रोल वी कर सकते हैं अपन लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। Which event is triggered? Which event is triggered when a cell value changes in Excel using VBA? ठीक है, तो कौन सा इवेंट ट्रिगर होता है, ट्रिगर यानी होता है हिंदी में हम लोग ट्रिगर क्या बोलेंगे, एक्टिव हो जाता है बोल सकते हैं आप लोग, है ना। कौन सा इवेंट ट्रिगर होता है, ठीक है, जब VBA का उपयोग करके एक्सेल में सेल का मान बदलता है तो कौन सा इवेंट ट्रिगर होता है। ठीक है, जब हम एक्सेल में सेल के वैल्यू को चेंज करते हैं, सेल की वैल्यू को हम एक्सेल में चेंज करते हैं तो कौन सा इवेंट ट्रिगर होता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा वर्कशीट एक्टिवेट होगा, वर्कशीट डीएक्टिवेट होगा, या वर्कशीट चेंज होगा, या फिर वर्कबुक ओपन होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्कशीट चेंज। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रूफ करके भी देख सकते हैं, हम लोग प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। एक मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको झलक। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग चले जाते हैं पहले एक्सेल में, वर्कशीट चेंज इवेंट कैसे काम करता है। ठीक है, वर्कशीट चेंज इवेंट कैसे काम करता है हम लोग इस पे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक्सेल में आ जाते हैं, ये हमारा एक्सेल आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग अभी शीट 1 में है, हम लोग किसमें है, शीट 1 में। यहाँ देख सकते हैं आप कर्सर मोबाइल का, मेरे माउस का। ठीक है, अब शीट 1 में यहाँ पे मैं कुछ भी वैल्यू टाइप करता हूँ। ठीक है, CGITI गुरु जी। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने एंटर किया, देखिए यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है मेरे पास। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, आप वर्कशीट के सेल को चेंज कर रहे हो। ठीक है, तो ये मैसेज कहाँ से आ रहा है, ये मैसेज क्यों आ रहा है, देखिए हमने सेल को के वैल्यू को चेंज किया, सेल के वैल्यू को चेंज किया, तो ये वाला जो इवेंट है वो ट्रिगर हुआ है। ठीक है, इसीलिए आ रहा है। ठीक है, तो ये इवेंट जो है कौन सा इवेंट पे लिखा है, वर्कशीट चेंज इवेंट पे लिखा है। ठीक है, तो इसको हम लोग कोडिंग भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं इसका VBA खोल लेता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये शीट 1 में लिखा है हमने। तो शीट 1 में देखिए वर्कशीट चेंज इवेंट, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, वर्कशीट चेंज इवेंट में देखिए हमने लिखा है मैसेज बॉक्स, आप वर्कशीट के सेल को चेंज कर रहे हो। तो जैसे ही हम शीट 1 में, देखिए शीट 1 में ही काम करेगा, शीट 2 में काम नहीं करेगा, क्योंकि हमने इस कोड को हम लोग कहाँ लिखे हैं, शीट 1 में लिखा है। ठीक है, तो शीट 1 में जैसे ही वर्कशीट का जो सेल वैल्यू को चेंज करेंगे तो ये वाला जो मैसेज है इवेंट है वो ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं फिर से ये शीट 1 में हूँ, शीट 1 में मैं आके यहाँ पे सेल की वैल्यू को चेंज किया। अब देखिए फिर से यहाँ पे मैसेज आया, आप वर्कशीट के सेल को चेंज कर रहे हो। ठीक है, अब मैं यहाँ शीट 2 में आता हूँ, वर्कशीट 2 में आया। अब यहाँ पे मैं अगर कुछ मैसेज सेल की वैल्यू चेंज करता हूँ और यहाँ पे एंटर करता हूँ, देखिए अभी कोई मैसेज नहीं आ रहा है। यहाँ पे मैसेज क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने ये जो वर्कशीट चेंज वाला जो इवेंट लगाया है वो किस में लगाया है, शीट 1 में लगाया है। अब शीट 2 में लगाना तो यहाँ पे लगा सकते हैं आप। ठीक है, तो ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये वाला जो 6 क्वेश्चन है इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्कशीट चेंज इवेंट। विच इवेंट इज ट्रिगर्ड व्हेन सेल वैल्यू चेंजेस इन एक्सेल यूजिंग VBA। एक मिनट में पॉइंटर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्कशीट चेंज। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, विच VBA कंट्रोल इज यूज्ड टू डिस्प्ले text, which VBA control is used to display text that the user cannot edit। ठीक है, तो ऐसा VBA का कौन सा कंट्रोल है, ठीक है, जो यूज होता है डिस्प्ले टेक्स्ट को दिखाने के लिए यूज होता है और जिसको यूजर जो है वो चेंज नहीं कर सकता, एडिट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो कौन सा होगा, टेक्स्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, लेबल या फिर लिस्ट बॉक्स। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेबल है, ये जो ए वाला दिख रहा है ये हमारा क्या है, लेबल है। ठीक है, और ये क्या है, हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, ये हमारा कॉम्बो बॉक्स है, ये हमारा लिस्ट बॉक्स है, ये हमारा चेक बॉक्स है, ये हमारा रेडियो बटन है। ठीक है, ये हमारा है कमांड बटन। ठीक है, तो इस तरीके से। ठीक है, तो हम लोग जो लेबल है उसको हम लोग
जो यूजर है वो चेंज नहीं कर सकता है। तो सातवां का ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, which built in JavaScript function is used to format a number with a specific number of decimal places। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? ठीक है, किस बिल्ट इन JavaScript फंक्शन का उपयोग दशमलव स्थानों की विशिष्ट संख्या के साथ, है ना, को प्रारूपित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो विच बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज यूज्ड टू फॉर्मेट ए नंबर को फॉर्मेट करना है विथ ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है? जैसे हमारे पास कोई एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है, जैसे 123.4567 दशमलव के बाद हमारी यहाँ पे 6 संख्या है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमें फॉर्मेट करना है उस नंबर को स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक। मतलब हमें फिक्स कर देना है कि जैसे यहाँ पे 6 है तो हमें क्या चाहिए, 2 ही प्लेस तक चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कौन से जावास्क्रिप्ट बिल्ट इन फंक्शन को यूज करते हैं? ठीक है, तो उसके लिए हम लोग, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, टू फिक्स्ड मेथड। ठीक है, टू फिक्स्ड मेथड कैसे वर्क करता है? जैसे देखिए, हमने ए नाम का एक वेरिएबल लिया है, उसमें हमने ये नंबर डाल दिया है 123.456789। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इस ए नाम के वेरिएबल में हम लोग .toFix नाम का एक फंक्शन चला दिए और इसके पैरामीटर में हमने क्या दे दिया है, 2। ठीक है, जैसे हमने पैरामीटर में 2 दे दिया, ये वही 2 है जो स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जो बोल रहा है ना, तो ये जो 2 है ये वही स्पेसिफिक नंबर है। ठीक है, स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, तो हमें 2 प्लेसेस तक ही चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग, तो इसका आउटपुट कहाँ जाएगा, a.toFix 2 का आउटपुट कहाँ जाएगा, इसका आउटपुट आ जाएगा हमारा बी में। ठीक है, अब बी में आउटपुट आ गया। ठीक है, अब हम इसे प्रिंट करेंगे तो हमारा आउटपुट देखिए, console.log में हमने बी को प्रिंट किया तो हमारा आउटपुट आया 123.46। ठीक है, तो इसी की बात कर रहा था। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, द वर्ड प्रोसेसिंग फीचर दैट कैचेस मोस्ट रैंडम टाइपोग्राफिकल एरर्स एंड मिस स्पेलिंग इज नोन एज। ठीक है, तो वर्ड प्रोसेसिंग फीचर जो सबसे यादृच्छिक टंकन संबंधी त्रुटियों और गलत वर्तनी को पकड़ता है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो हिंदी में इसका मीनिंग है, लेकिन मुझे लगता है बहुत कम लोग कोई समझ पाएगा उतना शुद्ध हिंदी। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा अपने तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। वर्ड प्रोसेसिंग फीचर दैट कैचेस मोस्ट रैंडम टाइपोग्राफिकल एरर्स एंड मिस स्पेलिंग इज नोन एज। ठीक है, तो वर्ड प्रोसेसिंग का कौन सा ऐसा फीचर है, ठीक है, जो कैच करता है, पकड़ता है मोस्ट रैंडम टाइपोग्राफिकल एरर्स और मिस स्पेलिंग को कैच करता है। ठीक है, तो ये F7 जब आप करते हैं MS वर्ड में तो स्पेलिंग एंड ग्रामर करके एक डायलॉग बॉक्स खुलता है। ठीक है, तो इस फीचर को हम लोग क्या बोलते हैं, अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में आपका क्या है, ग्रामर चेकर है, स्पेल चेकर है, वर्ड चेकर है और नन ऑफ दिस है। ठीक है, तो इसमें आपका व्यापम क्या लेता है ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे अगर आप स्पेल चेकर लेते हो तो यहाँ पे देखिए जब अपन F7 खोलते हैं तो यहाँ स्पेलिंग एंड ग्रामर दोनों दिखा रहा है, तो यहाँ पे नन ऑफ द अबव भी हो सकता है। ठीक है, नन ऑफ द अबव क्यों हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर करके ऑप्शन होता। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे आप जिन्होंने बी लगाया है या डी लगाया है ये व्यापम के ऊपर डिपेंड करता है, व्यापम क्या लेता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल डिवाइसेस ऑफ ए कंप्यूटर। ठीक है, निम्न में से कौन कंप्यूटर के भौतिक उपकरण है। फिजिकल डिवाइसेस मतलब भौतिक उपकरण जिन्हें हम अपने हाथों से छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल डिवाइसेस ऑफ ए कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, यू कैन ओपन द शॉर्ट डायलॉग बॉक्स बाय चूजिंग शॉर्ट फ्रॉम द मेन्यू। ठीक है, यू कैन ओपन शॉर्ट डायलॉग बॉक्स, आप शॉर्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, बाय चूजिंग शॉर्ट फ्रॉम द मेनू। ठीक है, तो कौन से मेनू में आप शॉर्ट को चूज करते हैं, ठीक है, सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो व्यू, फॉर्मेट, टूल्स या फिर डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने MS एक्सेल, ठीक है, MS एक्सेल का मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। यहाँ पे आप देखिए डेटा नाम का जो टैब है, डाटा नाम का टैब या फिर मेनू बोल सकते हो आप, वहाँ पे आपका ये शॉर्ट नाम का शॉर्ट को आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, डेटा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं,
Which of the following statement is true? Which of the following statement is true about the JavaScript object model? JavaScript object model के लिए निम्न में से कौन सा सही है? ठीक है, तो इसमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा? It is a hierarchical representation of objects and their relationships. ठीक है, तो 12th का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यही हमारा आपका सही ऑप्शन है. It is a hierarchical representation of object and their relationship. जो ऑब्जेक्ट्स है और उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उनका हिरार्किकल जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट मॉडल कहते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का होगा ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? ये तो मुझे लगता है सबसे इजी क्वेश्चन था. ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं. लॉजिकल डिजाइन ऑफ ए डेटाबेस इज कॉल्ड. ठीक है, लॉजिकल डिजाइन ऑफ ए डेटाबेस इज कॉल्ड. ठीक है, तो लॉजिकल डिजाइन ऑफ डेटाबेस को हम लोग क्या कहते हैं? तो डेटाबेस स्कीमा, डेटाबेस इंस्टेंस, डेटाबेस स्नैपशॉट या ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, तो इसको सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, डेटाबेस स्कीमा. ठीक है, लॉजिकल डिजाइन क्या होता है? आपको पता होगा जब हम लोग को डेटाबेस बनाते हैं तो डेटाबेस किसको बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ टेबल्स को. डेटाबेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ टेबल्स. ठीक है, डेटाबेस क्या होता है? हमारा कलेक्शन ऑफ टेबल्स होता है. ठीक है, तो ये जो टेबल्स हम बनाते हैं, ठीक है, इस टेबल का हमें क्या होता है? एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है. जैसे ये देखिए, ये जैसे हम देख सकते हैं एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन का हमारा डेटाबेस का स्कीमा है. ठीक है, तो यहाँ पे हम डेटाबेस क्या होता है? टेबल्स का कलेक्शन होता है. तो इसमें कौन कौन से टेबल्स होंगे? ई कॉमर्स में कस्टमर्स, ऑर्डर्स, प्रोडक्ट्स और ऑर्डर आइटम्स. ठीक है, अब इस टेबल्स के अंदर क्या होते हैं? हमारे उसके प्रॉपर्टीज होते हैं कुछ टेबल के. ठीक है, तो कस्टमर के कौन कौन से फील्ड्स होंगे? ये कॉलम्स होंगे. भाई टेबल में आपका कॉलम्स भी होते हैं ना. ये जैसे टेबल है तो हमारे इस टेबल में क्या होंगे? यहाँ पे कुछ कॉलम्स होंगे. ठीक है, तो इस कॉलम्स का नाम भी हमें बताना पड़ता है. ठीक है, जिसको हम लोग प्रॉपर्टीज से फील्ड्स बोलते हैं. ठीक है, तो कस्टमर आईडी, नेम, ईमेल और एड्रेस. ठीक है, तो इस प्रकार से तो ये जो हम लोग ये जो खांचा तैयार किए हैं, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेटाबेस स्कीमा. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेटाबेस स्कीमा. ठीक है, यही है लॉजिकल डिजाइन ऑफ डेटाबेस. ठीक है, इसलिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं. विच पोर्ट नंबर? क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं. विच पोर्ट नंबर इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ SSL TLS कम्युनिकेशन. ठीक है, तो कौन सा पोर्ट नंबर इज एसोसिएटेड होता है? ठीक है, SSL TLS कम्युनिकेशन के लिए. ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी. कौन सा पोर्ट जुड़ा होता है? एसोसिएटेड यानी जुड़ा होता है. ठीक है, SSL TLS कम्युनिकेशन के साथ में कौन सा पोर्ट जुड़ा होता है? ठीक है, तो हर सर्विस, हर एप्लीकेशन के साथ में कोई ना कोई एक पोर्ट नंबर हमारा कंप्यूटर से जुड़ा होता है. ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं. पोर्ट नंबर वही होता है. ठीक है, कि सिस्टम में जितने भी सर्विस और जो एप्लीकेशन चलते हैं वो किसी न किसी पोर्ट नंबर को असाइन होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है SSL और TLS कौन से पोर्ट को असाइन होते हैं. ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 443. ठीक है, और पोर्ट नंबर 80 किस लिए यूज होता है? ये हमारा यूज होता है HTTP प्रोटोकॉल के लिए. ठीक है, पोर्ट नंबर 80 हमारा यूज होता है HTTP प्रोटोकॉल के लिए, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है. और 143 पोर्ट नंबर क्यों यूज होता है? ये हमारा होता है IMAP. ठीक है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल के लिए यूज होता है. और 443 तो मैंने बता दिया आपको. ठीक है, HTTP कम्युनिकेशन ओवर SSL TLS के लिए. ठीक है, और पोर्ट 3389 ये किस लिए यूज होता है? हमारा रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल ट्रैफिक के लिए यूज होता है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं. विच जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप इज यूज टू रिप्रेजेंट. ठीक है, रिप्रेजेंट ए कलेक्शन ऑफ वैल्यूज. ठीक है, वेयर ईच वैल्यू इज आइडेंटिफाइड बाय ए यूनिक की. ठीक है, तो which JavaScript data type is used to represent a collection of values where each value is identified by a unique key. ठीक है, तो ऐसा कौन से इन चारों में से ऐसा कौन सा डेटा टाइप है जो कलेक्शन ऑफ वैल्यूज होता है और जो उसकी हर वैल्यू होती है वो एक यूनिक की से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है, तो इसमें से सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑब्जेक्ट. ठीक है, यहाँ पे बहुत लोग अरे भी सोच रहे होंगे. ठीक है, क्योंकि अरे भी कलेक्शन ऑफ वैल्यूज होता है, लेकिन यहाँ पे अरे नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा. अब उसे मैं बताता हूँ क्यों. ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखिए आप पहले
हम लोग जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वेयर स्टूडेंट नाम का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए हमने स्टूडेंट नाम का जब ऑब्जेक्ट बनाया है तो यहाँ इक्वल टू किया, यहाँ पे करली ब्रेसेस करके यहाँ हमने बॉडी दिया, ठीक है। यहाँ पे ये नेम क्या होता है, ठीक है, ये होता है की, और ये जॉन लिखा है, ये क्या है, वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे एज क्या है, की, ये 20 क्या है, वैल्यू, ग्रेड क्या है, की, और ए क्या है, वैल्यू, ठीक है। तो की, यहाँ पे पहले की रहता है, फिर कॉलन रहता है, और फिर यहाँ पे क्या रहता है, वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे की और वैल्यू पेयर तो हमारा ऑब्जेक्ट में बनता ही बनता है, तो यहाँ पे इसलिए हमारा सही ऑप्शन ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो वैल्यू रहता है जॉन, इसको हमको एक्सेस करना है, ठीक है। तो हम लोग की वैल्यू पे की से हम लोग इस जॉन को एक्सेस करेंगे, डायरेक्ट हम वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे हमें इस जॉन को प्रिंट करना है तो हम लोग को इस की सहायता लेनी पड़ेगी। देखिए यहाँ लिखा ना, ईच वैल्यू इज आइडेंटिफाइड बाय ए यूनिक की, ठीक है। ये जॉन वैल्यू है और नेम क्या है, नेम क्या है आपका, की है। तो हमको जॉन वैल्यू को हमें एक्सेस करना है तो हमें आईडी यूनिक की जरूरत पड़ेगी नेम की, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखिए हम कंसोल डॉट लॉग जब करते हैं, स्टूडेंट क्या है, ऑब्जेक्ट का नाम स्टूडेंट डॉट नेम, जब स्टूडेंट डॉट नेम करते हो देखिए हमारा आउटपुट आया। देखिए यहाँ पे नेम क्या है, हमारा की है, यूनिक की है ना। हम इस यूनिक की की सहायता से हमने इसकी वैल्यू को आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। तो इसीलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। जिनको ऑब्जेक्ट बनाने जावास्क्रिप्ट में आता है वो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही दिया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, 17। विच जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज, अच्छा इस क्वेश्चन में आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि अरे क्यों नहीं आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, विच जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज यूज्ड टू लॉग मैसेज टू द ब्राउजर कंसोल। ब्राउजर के कंसोल में हम लोग मैसेज को लॉग करने के लिए, लॉग यानी प्रदर्शित करने के लिए हम लोग कौन से फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। तो ए प्रॉम्प्ट है, बी कंफर्म है, सी लॉग है, और डी अलर्ट है, ठीक है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। कंसोल डॉट लॉग जो हम लोग यूज करते हैं ये उसी की बात कर रहा है, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। ये आप ब्राउजर में भी जावास्क्रिप्ट के कोड को चला सकते हैं, ठीक है। और जैसे आप प्रॉम्प्ट यूज करते हैं तो प्रॉम्प्ट तो हमें इस टाइप का एक मैसेज दे देता है, ठीक है, एंटर एनी नंबर इस टाइप का। कंफर्म में क्या होता है, ये कंफर्म इस टाइप का था, यू क्लिक्ड मी ओके या फिर कैंसिल इस टाइप का आपको करने बोलता है। और अलर्ट में क्या आता है, एक सीधा मैसेज आता है ओके करके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रॉम्प्ट, ये हो गया हमारा कंफर्म, और ये हो गया हमारा अलर्ट, ठीक है। तो ये तो हमारा ब्राउजर के कंसोल यानी स्क्रीन पे तो नहीं आ रहा है, ठीक है, ठीक है। ये स्क्रीन से हट के अलग से एक विंडो आता है ना इसमें, ठीक है, इसलिए बोल रहा है, ठीक है। तो विच जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज यूज्ड टू लॉग मैसेज टू द ब्राउजर कंसोल, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉग। अभी मैं आगे चल के बताऊंगा आपको कि ये आ भी गया, ठीक है। ब्राउजर में गूगल क्रोम में जब कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे करेंगे आप तो ये कंसोल आपका इस टाइप से खुल जाएगा। और जब आप यहाँ कंसोल डॉट लॉग करेंगे जैसे CGIT गुरुजी किया, तो देखिए यहाँ पे आउटपुट आपका डिस्प्ले प्रदर्शित हो गया, CGIT गुरुजी। कंसोल डॉट लॉग ये हमने किया और यहाँ पे पैरामीटर में हमने CGIT गुरुजी डाला, यहाँ पे CGIT आ गया, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कंसोल। ये ब्राउजर से खुला है और इसको कैसे खोलते हैं, गूगल क्रोम आप जाएंगे, गूगल क्रोम में जाने के बाद कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे करेंगे, यहाँ पे आपका कंसोल खुल जाएगा। यहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट के कमांड को बहुत सारे ऐसे चला सकते हैं। मैं आगे चल के आपको कुछ कमांड चला के दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे चलिए अभी दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग ही यूज करके दिखा देते हैं आपको। ये हम गूगल क्रोम में आ गए, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसे क्लोज करता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे खोल के दिखाते हैं आपको। कंट्रोल शिफ्ट और जे करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट जे किए, यहाँ पे देखिए आपका कंट्रोल शिफ्ट जे करने के बाद ये आपका ब्राउजर का कंसोल आ गया। अब यहाँ पे आप जो भी लिखेंगे जावास्क्रिप्ट का कमांड ये आप आराम से लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे फिर मैसेज CGIT गुरु जी, ठीक है। यहाँ पे मैं जैसे ही एंटर करूँगा देखिए हमारा ये आउटपुट CGIT गुरु जी आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप ब्राउजर के कंसोल में भी जावास्क्रिप्ट के कोड को आप चला सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक और एग्जांपल दिखाया था टू फिक्स्ड वाला, उसे भी मैं रन कर दिखा देता हूँ। वेयर A इक्वल टू, जैसे हमने लिखा 123.45678 ठीक है, ये लिखा। अब उसके बाद मैंने लिखा वेयर B इक्वल टू
ए डॉट टू फिक्स्ड, ठीक है, ए डॉट टू फिक्स्ड, और यहाँ पे हम वैल्यू दे देते हैं 2 संख्या, ठीक है, फिर एंटर किया, ठीक है। अब हम लोग कंसोल डॉट बी के वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग बी। देखिए यहाँ पे हमारा आउटपुट में है 123.46, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ब्राउज़र के जो कंसोल है उसमें कंट्रोल शिफ्ट और जे करके आप कंसोल खोल लीजिए, और यहाँ पे आप कंसोल में मैसेज करने के लिए, आपका मैसेज देखने के लिए, हमारा प्रदर्शित करने के लिए हमारा लॉग कंसोल डॉट लॉग कमांड यूज़ होता है, ठीक है। तो हम लोग का हो गया था 17 क्वेश्चन हो गया था। अब हम लोग देखते हैं 18th क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। तो 17 में हमारा है ऑप्शन नंबर सी, लॉग, ठीक है। 18 क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है, ठीक है, विच VBA मेथड इज यूज्ड टू रिट्रीव द इंडेक्स ऑफ द सिलेक्टेड आइटम इन ए कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल, ठीक है। विच VBA मेथड इज यूज्ड टू रिट्रीव द इंडेक्स ऑफ द सिलेक्टेड आइटम इन ए कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल, ठीक है। तो इसका हिंदी में क्या हो रहा है, कौन से VBA मेथड यूज होता है, ठीक है, रिट्रीव द इंडेक्स ऑफ द सिलेक्टेड आइटम इन ए कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल, ठीक है। कॉम्बो बॉक्स में किसी भी आइटम को सेलेक्ट करने के बाद उसका इंडेक्स को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, कौन से मेथड का यूज होता है, ठीक है। हमें क्या करना है, कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल में क्या करना है, कोई भी आइटम को सिलेक्ट करना है, ठीक है, और उसके बाद उसका इंडेक्स को हमें क्या करना है, रिट्रीव करना है, प्राप्त करना है। जैसे यहाँ पे देखिए आपका ये कॉम्बो बॉक्स है, ठीक है। कॉम्बो बॉक्स में आपका यहाँ पे संडे, मंडे, ट्यूसडे ये वैल्यू डली हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे ट्यूसडे सेलेक्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे ट्यूसडे का जो इंडेक्स होगा वो क्या होगा, ठीक है। जैसे संडे का होगा, यहाँ से हमेशा इंडेक्स आपका 0 से चालू होता है कॉम्बो बॉक्स में, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सैटरडे तक, ठीक है। तो यहाँ पे ट्यूसडे मैं सेलेक्ट करूँगा तो इसका इंडेक्स का आउटपुट आएगा 2। देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने ट्यूसडे सेलेक्ट किया तो यहाँ पे इसका इंडेक्स 2 है करके ये हमारा आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन इन चारों में से कोई नहीं होगा, ये क्वेश्चन ही हमारा गलत है, ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ पे इंडेक्स की जगह आना था आपका लिस्ट इंडेक्स, ठीक है, लिस्ट इंडेक्स आना था, क्योंकि आपका जो VBA है, मैं अभी आपको प्रैक्टिकली भी दिखा दूंगा, VBA में आपका कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल में इंडेक्स नाम का, लिस्ट कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट इंडेक्स नाम का कोई भी फंक्शन आपका नहीं है, और ये सब को कोई फंक्शन काम करता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिस्ट इंडेक्स जो है वही आपको इंडेक्स को देता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन सारे ऑप्शन गलत है। यहाँ पे डी में आपका लिस्ट इंडेक्स होना था, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, ये आपका कॉम्बो बॉक्स है, इस कॉम्बो बॉक्स को मैं रन कराता हूँ। देखिए यहाँ पे आ गया क्वेश्चन नंबर 18। अब यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे संडे, मंडे, ट्यूसडे है। अब मैं यहाँ से किसी भी एक एलिमेंट को सिलेक्ट करता हूँ, जैसे यहाँ पे वेडनेसडे सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, इसका इंडेक्स 3 है, ठीक है। फिर मैं, ठीक है, कहाँ चले गया, ठीक है। अब यहाँ से फिर मैं सेलेक्ट करता हूँ, मान लो मंडे, तो इसका इंडेक्स 1 है, ठीक है। फिर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मान लीजिए संडे, तो इसका इंडेक्स 0 है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग कौन सा कमांड यूज़ किए हैं हम लोग देख लेते हैं एक बार। पहले हमें इसे स्टॉप करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम आते हैं, इस पर डबल क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए कॉम्बो बॉक्स के चेंज इवेंट पे मैंने क्या लिखा हुआ है, इसका इंडेक्स कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट लिस्ट इंडेक्स, यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं, डॉट लिस्ट इंडेक्स। अब यहाँ पे मैं जैसे डॉट कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट इंडेक्स करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है, लेकिन यहाँ इंडेक्स नहीं आ रहा है, इंडेक्स नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे डॉट करके लिस्ट इंडेक्स ही आ रहा है, कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट लिस्ट इंडेक्स, 1 डॉट लिस्ट इंडेक्स, ये देखिए, ठीक है। ये आपको वर्क करेगा, ठीक है। कंट्रोल एस कर दिया। अब यहाँ पे फिर से मैं इसे रन कराता हूँ। यहाँ पे आया, देखिए यहाँ पे मैं वेडनेसडे, इसका इंडेक्स 3 है को मैंने हटा दिया था इसलिए नहीं आया, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 के सारे ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ होना था तो क्वेश्चन नंबर जो डी है, ऑप्शन नंबर डी है, उसमें हमारा लिस्ट इंडेक्स होना था, ठीक है। तो देखो व्यापक कौन सा आंसर लेता है, ये इस पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। विच VBA मेथड
विच VBA मेथड इज यूज टू टॉगल द स्टेट ऑफ ए चेक बॉक्स कंट्रोल। ठीक है, कौन सा VBA मेथड यूज होता है टॉगल द स्टेट ऑफ ए चेक बॉक्स कंट्रोल। अब यहाँ पे चेक बॉक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, चेक बॉक्स किस तरीके की दिखता है ये हमने ये देख लिया। ठीक है, तो चेक बॉक्स को टॉगल का मीनिंग क्या होता है? टॉगल का मीनिंग ये होता है जैसे ये चेक बॉक्स है, अभी ये ऑफ कंडीशन में है। ठीक है, तो टॉगल का मतलब ये है ये ऑफ है तो इसको ऑन कर दो, और ऑन है तो इसको हमको क्या कर देना, ऑफ कर देना है। ठीक है, तो टॉगल का मीनिंग यही होता है, बंद मतलब ऑन है तो उसको ऑफ करना है, ऑफ है तो उसको ऑन करना है। ठीक है, तो इसको मैंने एक डेमो बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन तो पहले मैं बता देता हूँ, टॉगल स्टेट ये भी गलत है, स्विच स्टेट भी गलत है, चेंज स्टेट भी गलत है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पे देखिए चेक बॉक्स है, यहाँ पे मैं इस बटन को जब क्लिक करूँगा तो ये भी बंद है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बंद है, जैसे इस बटन को मैं क्लिक करूँगा तो ये अपने आप यहाँ से ऑन हो जाएगा, और फिर मैं इसे क्लिक करूँगा ऑन है तो ये अपने आप फिर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का हम लोग एक बार देख लेते हैं डेमो। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए हम लोग देख लेते हैं डेमो यूजर फॉर्म। ठीक है, यूजर फॉर्म 1, ये देखिए ये आपका चेक बॉक्स है, ये आपका कमांड बटन है। ठीक है, अब मैं इसे रन कराता हूँ। ठीक है, इसे रन कराया, देखिए यहाँ पे अब आपका चेक बॉक्स दिख रहा है और एक कमांड बटन दिख रहा है। अब यहाँ पे जैसे ये चेक बॉक्स आपका ऑफ है। ठीक है, इस ऑफ कंडीशन में है, अब इसे मुझे टॉगल करना है। टॉगल के मैंने पहले बताया, टॉगल का मतलब होता है बंद है तो उसे चालू करना है, चालू तो उसे बंद करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अभी ये बंद है, अब इसे चालू करना है तो मैं बटन को प्रेस कर रहा हूँ एक बार। देखिए बटन को प्रेस किया, ये ऑन हो गया। अब मैं फिर से एक बार बटन प्रेस करूँगा तो ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो यही होता है टॉगल। देखिए यहाँ पे मैंने फिर प्रेस किया तो ये बंद हो गया, फिर प्रेस किया तो चालू हो गया। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग कौन से फंक्शन का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया वैल्यू का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चेक बॉक्स 1 डॉट वैल्यू इक्वल टू फॉल्स, इस टाइप का हमने इसे मैं डिटेल में और अच्छे से समझाऊंगा। अभी मैं बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं आपको अभी मेरा फोकस इसमें है कि चेक बॉक्स 1 डॉट वैल्यू जो फंक्शन है ये हमारा यूज़ होता है टॉगल करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है उसमें हमारा वैल्यू नाम का फंक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 19 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 में हमारा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। Which property is commonly used to control the speed and duration of CSS animations? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, which property is commonly used to control the speed and duration of CSS animation? CSS में जो एनिमेशन लगाते हैं तो उसमें स्पीड और ड्यूरेशन, स्पीड उसकी और ड्यूरेशन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 20 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, एनिमेशन ड्यूरेशन। ऑप्शन नंबर सी, एनिमेशन ड्यूरेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 21, विच लाइनक्स कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ ए फाइल? किसी भी फाइल, जैसे कोई भी नोटपैड का फाइल है, इस नोटपैड के फाइल में आपको जो भी कोड लिखा हुआ है। ठीक है, अब इस फाइल के कंटेंट, इसी को कंटेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इस कंटेंट को हमको देखना है, तो जैसे हमारा जो डॉस होता है, डॉस में हम लोग जो टाइप कमांड का यूज़ करते हैं, टाइप, और यहाँ पे फिर हम लोग लिखते हैं फाइल का नाम। ठीक है, जैसे जो भी अपना फाइल लिख दिया है, ठीक है, demo.txt। ठीक है, तो ये हमारा क्या करता है, demo.txt नाम के फाइल के अंदर, जैसे मान लीजिए ये है हमारा demo.txt, तो इस demo.txt फाइल के अंदर में जो भी कंटेंट लिखा हुआ वो हमें डॉस स्क्रीन में cmd कमांड में दिखा देते हैं। ठीक है, तो वैसे सेम आपको क्या हो रहा है, लाइनक्स कमांड में कौन सा कमांड यूज़ होता है, वो रहा है फाइल के कंटेंट को देखने के लिए। ठीक है, इसको सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, कैट कमांड। ऑप्शन नंबर सी, कैट कमांड। 21, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर सेव? व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर सेव? मुझे लगता है ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कंट्रोल एस जो होता है वो सेव के लिए शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल एस। ठीक है, 22 में आएगा, 22 में हमारा आएगा ए। ठीक है, 23 क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन मार्क इज द डिफॉल्ट पेज सेटअप ओरिएंटेशन ऑफ स्लाइड इन पावर पॉइंट। ठीक है, तो ओरिएंटेशन दो टाइप का होता है, या तो एक पोर्ट्रेट होता है, ठीक है, या तो एक होता है लैंडस्केप। ठीक है, इसे हम लोग पोर्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, पोर्ट्रेट, ठीक है, और इसे हम लोग बोलते हैं लैंडस्केप। ठीक है, लैंडस्केप। ठीक है, तो व्हाट इज द डिफॉल्ट पेज सेटअप, व्हाट इज द डिफॉल्ट पेज सेटअप इन ऑफ स्लाइड इन पावर पॉइंट में जो हम लोग स्लाइड बनाते हैं उसका डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है। ठीक है, तो उसका डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होता है आपका लैंडस्केप। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। शॉर्टकट टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड इन करेंट प्रेजेंटेशन इज। ठीक है, तो कोई भी प्रेजेंटेशन पहले से बना हुआ है, उसमें कोई एक नया स्लाइड को ऐड करना है, इंसर्ट करना है, तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज़ होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल एम। ठीक है, ये जैसे आपको बहुत सारे स्लाइड बने हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको यहाँ पे बीच में एक स्लाइड ऐड करना है। ठीक है, तो आप इस स्लाइड को सिलेक्ट करिए, इस स्लाइड को सिलेक्ट करिए। ठीक है, और यहाँ पे फिर क्या दबा प्रेस कर दीजिए, कंट्रोल एम। तो कंट्रोल एम जैसे ही प्रेस करेंगे तो इन दोनों स्लाइड, इस स्लाइड और इस स्लाइड के बीच में आपका एक और स्लाइड यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम बोल रहा है शॉर्टकट की टू इंसर्ट न्यू स्लाइड इन करेंट प्रेजेंटेशन इज। ठीक है, तो कंट्रोल एम। 24 में ऑप्शन का सही ऑप्शन होगा आपका बी। ठीक है, 25 व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। ठीक है, तो स्निपेट होगा। ठीक है, तो console.log math.floor -4.7। ठीक है, ये क्वेश्चन में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हुए थे। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा, ठीक है, आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, -5। ये कैसे आएगा -5? ठीक है, तो आप लोग इसको इस एक बार इसको ध्यान देंगे। ये मैथ्स का बेसिक मैथ्स का एक क्वेश्चन है, मान सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आपका सबसे छोटे से लेके आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, यहाँ लिखो -5 से बड़ा होता है -4 से बड़ा होता है -3 -2 -1, फिर 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है, 5। ठीक है, तो 0 से लेफ्ट साइड पूरे माइनस में रहते हैं और 0 से राइट साइड पूरे प्लस में रहते हैं। ठीक है, तो फ्लोर फंक्शन क्या काम करता है। ठीक है, फ्लोर फंक्शन कैसे क्या काम करता है, जो भी आपकी लोवेस्ट वैल्यू है उसको आपका रिटर्न करता है। तो जैसे देखिए आपका, जैसे यहाँ पे देखिए 4.1 है। ठीक है, तो 4.1 जो है ये प्लस में है, तो 4.1 किसके बीच में है, 4 और 5 के बीच में। ठीक है, तो 4 और 5 में कौन छोटा है, 4, इसलिए आउटपुट में आपका आया 4। अब यहाँ देखिए 4.9 है, 4.9 भी किसके बीच में आएगा, 4 और 5 के। इन 4 और 5 में कौन छोटा है, 4, तो इसलिए आउटपुट भी यहाँ पे आपका 4 आएगा। अब लेकिन देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया, -4.7, तो -4.7 किन दोनों के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में। ठीक है, अब इन दोनों में सबसे छोटा कौन है, -5 और -4 के बीच में सबसे छोटा कौन है, -5, इसलिए ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, -5। मुझे आशा करता हूँ आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही आसान था, लेकिन बहुत लोग इसमें फंस गए थे। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, जो भी संख्या आपका यहाँ पे दिया है उसे आपको देखना है किन दो संख्याओं के बीच में वो लाई करता है। ठीक है, और उन दोनों संख्याओं में जो सबसे छोटा है, जैसे -4.7 किन दो संख्याओं के बीच में आता है, -5 और -4 के बीच में। अब -5 और -4 के बीच में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो -5 सबसे छोटी संख्या है, -4 -5 से बड़ी होती है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, लेकिन 5 जो है वो 4 से बड़ी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। विच जावास्क्रिप्ट मेथड इज कॉमनली यूज्ड टू कंट्रोल द टाइमिंग एंड सीक्वेंसिंग ऑफ एनिमेशंस। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट में एनिमेशन बनाना है, उसमें हमको क्या करना है, टाइमिंग और सीक्वेंसिंग को कंट्रोल करना है। ठीक है, तो टाइमिंग और सीक्वेंसिंग को कंट्रोल करने के लिए कौन सी जावास्क्रिप्ट मेथड का यूज होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 में आएगा ऑप्शन नंबर बी, सेट टाइम आउट मेथड। सेट टाइम आउट मेथड। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। ठीक है, मुझे लगता है ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आउटपुट डिवाइस निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है, तो कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है। ठीक है, माउस भी आपका इनपुट डिवाइस है, लाइट पिन भी आपका इनपुट डिवाइस है। वीडीयू का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जो आपका मॉनिटर होता है उसे ही आपका विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं। यही आपका क्या है, सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। निम्न में से कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पे आधारित है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा मैकिन्टोश, विंडोज़ 2000, विंडोज़ NT, ये दोनों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है।
ठीक है, तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है, है ना। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 28 में आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। What is the term used to describe the malicious software that disguise itself as legitimate software to gain unauthorized access or cause harm? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 29 का मीनिंग है, ठीक है, what is the term used to describe the malicious software that disguise itself as legitimate software to gain unauthorized access or cause harm? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रोजन हॉर्स। क्वेश्चन नंबर 29 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। What is the row of a relation is known as? What is the row of a relation? What is the row of a relation is known as? ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा रिलेशन का मीनिंग क्या होता है। तो रिलेशनल डेटाबेस में जो आपका टेबल होता है उस टेबल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेशन बोलते हैं। ये पहला लाइन आप ध्यान रखिए। अब ये जो रो होता है, रो क्या होता है? जैसे आपका ये टेबल है, ठीक है, ये टेबल है, ये मान लीजिए स्टूडेंट नाम का आपका टेबल है, ठीक है। स्टूडेंट नाम के टेबल में आपको बहुत सारे कॉलम्स है। कॉलम्स क्या क्या है? जैसे यहाँ पे आपके रोल नंबर है, यहाँ पे नेम है, यहाँ पे फिर एड्रेस है, या फादर्स नेम है, या मोबाइल नंबर जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे स्टूडेंट का एंट्री होगी, रोल नंबर जैसे 101, ठीक है, यहाँ पे फिर नाम आएगा, फिर यहाँ पे एड्रेस आएगा, इस तरह, फिर 102। तो यहाँ पे क्या है? रो बाय रो हमारी एंट्री होती है। तो ये जो रो है, इस रो को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, तो इस रो को हम लोग बोलते हैं टपल। ये मैंने अपने डेटाबेस के मायस्क्यूएल के क्लास में भी आपको बताया था। जिन्होंने नहीं देखा होगा वो मायस्क्यूएल की वीडियो को जाके एक बार देख सकते हैं, डेटाबेस की फर्स्ट क्लास को, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, टपल, ठीक है। तो डिग्री क्या होता है भाई? तो डिग्री क्या होता है? डिग्री ऑफ ए रिलेशन रिफर्स टू द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स आल्सो नोन एज नंबर ऑफ कॉलम्स और फील्ड्स। तो ठीक है, तो नंबर ऑफ जो कॉलम्स होते हैं, जैसे इस नंबर ऑफ कॉलम्स जो होते हैं, ठीक है, तो जैसे इस स्टूडेंट नाम के टेबल में हमारे कितने कॉलम्स हो रहे हैं? रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, ठीक है, तो 5 कॉलम हो रहे हैं। तो डिग्री ऑफ ए रिलेशन कितना हो जाएगा? 5, ठीक है। एंटिटी किसको बोलते हैं? ठीक है, एंटिटी किसको बोलते हैं? जो हमारा टेबल होता है, जो हमारा टेबल होता है रिलेशनल डेटाबेस में, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? एंटिटी बोलते हैं, ठीक है। लिंक किसको बोलते हैं? लिंक होता है जो दो टेबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप या एसोसिएशन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लिंक बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ABCD चारों ऑप्शन देख लिया है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, मुझे जिस क्वेश्चन में लगेगा समझाने लायक है और जिसमें आपको रिवीजन करने में और मेमोराइज करने में आसानी जाएगा, ठीक है, इसको मैं बताते चलूँगा साथ साथ, ठीक है। वीडियो से थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन जिनको समझना है वो वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। विच मेथड इज यूज टू ऐड प्रॉपर्टी टू एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट इन जावा स्क्रिप्ट? तो कौन सा मेथड यूज होता है ऐड प्रॉपर्टी को ऐड करने के लिए, ठीक है, एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट इन जावा स्क्रिप्ट। एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट मतलब जो ऑब्जेक्ट पहले से बना बुनाया है, उसमें हमको क्या करना है? प्रॉपर्टी ऐड करना है, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट में। तो उसमें हम लोग कौन सा इसमें से मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 31 में आएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, ठीक है। तो इसको हम लोग यूज देख लेते हैं। यहाँ पे देख लिए हमारा एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट कौन सा है? पर्सन नाम का एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है। मैंने पहले ही बताया था, ये जो कर्ली ब्रेसेस यहाँ से ओपन हुआ, ठीक है, और यहाँ पे ये क्लोज हुआ, और यहाँ पे की वैल्यू पेयर रहता है। यहाँ पे ये हमारा क्या है? नेम क्या है? की है, और जॉन क्या है? हमारा वैल्यू है। एज क्या है? की है। 30 क्या है? हमारा वैल्यू है, ठीक है। तो ये हमारा पर्सन नाम का एक हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट होगा। अब इस पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट में कोई प्रॉपर्टी ऐड करना है, ठीक है। अब हमने पर्सन नाम के जो ऑब्जेक्ट है उसमें नेम और एज नाम की 2 प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसी को की बोलते हैं, ठीक है, नेम और एज नाम की। अब हमें बाद में पता चला कि अरे यार, हमने तो नेम और एज बनाया है, हमें इसमें जेंडर भी चाहिए था और ऑक्यूपेशन भी चाहिए था। ऑक्यूपेशन यानी वो क्या काम करता है, क्या कमाता खाता है, ठीक है। तो जेंडर ऑक्यूपेशन को हमें ऐड करना है, तो उस टाइम हमें क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट डॉट असाइन करना पड़ेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट डॉट असाइन करने से क्या होगा? ये देखिए, ये जो हमारा पर्सन नाम का जो ऑब्जेक्ट बना था जिसमें नेम और एज था, उसमें हमारा अब क्या हो जाएगा? जेंडर और ऑक्यूपेशन भी ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से जब आप पर्सन डॉट नेम करेंगे तो जॉन तो प्रिंट होगा ही, ठीक है। पर्सन डॉट एज करेंगे तो 30 प्रिंट होगा। पर्सन डॉट जब जेंडर करेंगे तो मेल आपका प्रिंट हो जाएगा। इससे प्रूफ होता है कि आपका जो प्रॉपर्टी है वो ऐड हो गया है, ठीक है। तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन होगा ऑब्जेक्ट डॉट असाइन।
क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। एक मिनट पहले मैं चार्जिंग कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट, ठीक है। निम्न में व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट, ठीक है। तो ये हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड है, ठीक है। पहले लाइन है कांस्टेंट ARR इक्वल टू 1 2 3 4 5। यहाँ पे ये हमारा ARR क्या है, हमारा एक एरे डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। एरे डिक्लेयर किया गया है। AR.splice, यहाँ पे स्प्लाइस नाम का एक मेथड है और console.log में हम लोग क्या कर रहे हैं, ARR एरे को प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एरे को डिक्लेयर किया, ठीक है। उस एरे को डिक्लेयर करने के बाद हमने क्या किया, उसमें एक स्प्लाइस मेथड लगाया। स्प्लाइस मेथड लगाने के बाद इस एरे में हमारे क्या चेंजेस हुआ, उसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, ठीक है। तो स्प्लाइस मेथड हमारा वर्क कैसे करता है, पहले इसको ध्यान देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पहले नंबर पे लिखा है ये हमारा क्या होता है, स्टार्टिंग इंडेक्स होता है। ये क्या होता है, हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स, ठीक है। और जो एरे होता है उसका हमेशा इंडेक्स हमेशा चालू होता है वो 0 से, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, स्टार्टिंग इंडेक्स। ये 2 क्या बताता है, हमें कितने एलिमेंट्स को हटाना है, एरे में से कितने एलिमेंट्स को हटाना है, ठीक है। ये होता है हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू रिमूव, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे लिखा है 2, तो जाहिर सी बात है यहाँ 2 लिखा है, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, उस इन एलिमेंट्स को हटाने के बाद हमें कौन कौन से एलिमेंट डालने हैं। तो 2 एलिमेंट हटाओगे तो 2 एलिमेंट डालोगे, तो यहाँ पे A और B को हमें डालना है, ठीक है। यहाँ पे 3 होता, मान लो यहाँ पे 3 होता, तो यहाँ पे A B C आ जाता, ठीक है, 3 एलिमेंट्स आ जाता। तो यहाँ पे तो 2 है, तो यहाँ पे हम चलिए हम ध्यान देते हैं, 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स 1 है, यहाँ पे ये हमारा हो गया 0, ये हो गया, ये हमारा हो गया 0, ये हो गया 1। यहाँ से स्टार्ट करना है तो हमें यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हुए हमें कितने एलिमेंट्स हटाना है, 2, तो 2 एलिमेंट्स हटाना है, तो ये 2 और 3 को हम हटा दिए, ठीक है। 2 और 3 को हटाने के बाद हमें क्या चीज़ को ऐड करना है, यहाँ पे लिखा है A और B, तो इसके जगह पे हटाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ लिखना है A, यहाँ लिखना है B, ठीक है। तो अब हमारा नया अरे क्या हो गया, ठीक है, 1 A B 4 5, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन नंबर A है ये हमारा सही ऑप्शन होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। बहुत ही आसान था, स्प्लाइस मेथड की वर्किंग जिसको पता थी वो बहुत ही आसानी से इसको बना सकता था, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूँ, 1 क्या है, स्टार्टिंग इंडेक्स है, स्टार्टिंग इंडेक्स वहाँ से हमें स्टार्ट करना है। फिर 2 क्या है, यहाँ पे जो 2 दिया है ये क्या है, ये 2 जो है हमारा कितने एलिमेंट्स को डिलीट करना है, हटाना है, ठीक है। तो 2 एलिमेंट्स को हटाना है, तो हमने स्टार्टिंग इंडेक्स 1 से 2 एलिमेंट को हटा दिया, ठीक है। उसके बाद से कौन कौन से 2 एलिमेंट हमें डालने हैं, तो उनके जगह पे हमें A और B डालना है, ठीक है। तो 1 A B 4 5 इज द राइट आंसर। तो 32 का आंसर होगा A, 32 का सही होगा A। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। डैश व्यू डिस्प्लेस ऑल द स्लाइड्स इन ए प्रेजेंटेशन इन हॉरिजॉन्टली सीक्वेंस थंबनेल्स, ठीक है। तो थंबनेल के रूप में दिखाता है और वो भी कैसे, हॉरिजॉन्टली सीक्वेंस, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा, ये पावर पॉइंट का क्वेश्चन है, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आ गया, मतलब पावर पॉइंट का क्वेश्चन है हमारा। तो 33 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर C, स्लाइड सॉर्टर। चलिए इसे मैं दिखा देता हूँ। ये जैसे मैं पावर पॉइंट में ही स्लाइड बनाया हुआ हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे एक बार बैक करता हूँ, उसके बाद आपको स्लाइड सॉर्टर भी दिखाता हूँ। यहाँ पे आप ध्यान देखिए, मेरे ये माउस के पॉइंटर को देखेंगे, येलो कलर का दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे देखिए स्लाइड सॉर्टर दिखा रहे हैं, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए पहले में क्या है, नॉर्मल में है। अब यहाँ स्लाइड सॉर्टर में जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टली सीक्वेंस थंबनेल्स के रूप में हमें दिखा रहा है। तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर C, स्लाइड सॉर्टर व्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन 34 देखते हैं। Which VBA loop structure allows you to explicitly skip the current iteration and move to the next iteration, ठीक है। 34, ठीक है। तो इसका चारों ऑप्शन यहाँ पे जो दिया है, फॉर लूप, डू वाइल लूप, डू अनटिल लूप और कंटिन्यू फॉर, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, कौन से VBA का लूप स्ट्रक्चर है जो अलाउ करता है एक्सप्लिसिटली यानी फोर्सफुली स्किप करना यानी छोड़ देना, टू करेंट इटरेशन यानी जो आपका लूप जो चल रहा है उसी, है ना, उसे छोड़ देना और अगले लूप में जंप कर देना, ठीक है। तो उसके लिए आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट तो यूज होता है बाकी लैंग्वेज में, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑप्शन तो ये D आना चाहिए, लेकिन आपका ये ऑप्शन भी यहाँ पे मुझे चारों ऑप्शन यहाँ पे गलत लग रहे हैं, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यू स्टेटमेंट आना चाहिए, लेकिन जो आपका जो VBA है उसमें कंटिन्यू फॉर नाम का कोई स्टेटमेंट आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये VB में करता है लेकिन VBA में नहीं करता है। इसलिए अब इसका देखो व्यापम क्या आंसर लेता है, लेकिन मैंने इसे रन करा के देखा है, कंटिन्यू फॉर अगर आप लिखते हो फॉर लूप के अंदर तो ये आपको एक्सेप्ट नहीं करता है, एरर दे रहा है। ठीक है, तो देखो अब क्या होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी आना चाहिए लेकिन गलत है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। इन डिजिटल इमेजिंग GIF स्टैंड्स फॉर। ठीक है, इन डिजिटल इमेजिंग GIF स्टैंड्स फॉर, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, 35 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनपुट डिवाइस। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसमें से निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है बोल रहा है। ठीक है, तो नहीं है तो नहीं है बोल रहा है। ठीक है, तो कीबोर्ड तो इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस है क्योंकि वॉइस निकलता है, ध्वनि निकलता है, और स्कैनर भी आपका इनपुट डिवाइस है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पीकर। 36 का होगा सी। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ DBMS। निम्न में से कौन सा एक DBMS का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, तो MySQL तो DBMS का एग्जाम्पल है, MS Access भी है, IBM DB2 भी है, गूगल तो एक सर्च इंजन है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, गूगल। ठीक है, ये सर्च इंजन है क्योंकि एक, और बाकी सब क्या है आपका डेटा बेस है, सर्च इंजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स एनेबल्स यू टू कैलकुलेट नंबर्स रिलेटेड टू रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, अब यहाँ पे 4 प्रोग्राम दिए हुए हैं, विंडो प्रोग्राम, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, ग्राफिक्स प्रोग्राम, वाइट प्रोग्राम। ठीक है, तो ये थोड़ा कॉमन सेंस टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज, नंबर्स को कैलकुलेट करना है रोज और कॉलम्स से संबंधित। ठीक है, तो ये रोज और कॉलम्स किस में होते हैं। ठीक है, रोज और कॉलम्स आपके, ये हो गया आपके रोज और ये हो गया आपके कॉलम्स। ठीक है, तो ये आपके किस में होते हैं, ये ऐसा सेल स्ट्रक्चर आपको होता है स्प्रेडशीट है ना, एक्सेल में। ठीक है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। ब्लूटूथ यूसेस। ब्लूटूथ क्या यूज करता है। ठीक है, तो ब्लूटूथ यूज करता है आपका यहाँ पे फ्रिक्वेंसी होपिंग स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो 39 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, और बाकी ये आप लोग बताएंगे। ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग किस में यूज होता है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, चैनल डिवीजन, ये किस में यूज होता है, आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, ये आप चलिए मैं इसको बता भी देता हूँ। ये वाईफाई में यूज होता है आपका ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग आपका होता है टेलीफोन लाइन में यूज होता है, टेलीफोन जो लाइन्स होता है उसमें यूज होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ए डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक का को कौन अच्छे से डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ए साइबर अटैक दैट एम्स टू डिसरप्ट और डिसेबल नेटवर्क सर्विस। नेटवर्क सर्विस को डिसेबल करने की कोशिश करता है, उसे आप क्या करते हैं, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, what type of DOS commands are individual program kept as separate files on hard disk। ठीक है, तो कौन से टाइप के जो DOS कमांड्स है वो हार्ड डिस्क में सेपरेट फाइल्स के रूप में रखे जा होते हैं, हार्ड डिस्क में सेपरेट फाइल्स के रूप में रखे होते हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्सटर्नल कमांड्स। ठीक है, DOS में आपके कमांड्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल कमांड और इंटरनल कमांड। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल कमांड होते हैं वो हार्ड डिस्क में सेपरेट फाइल्स के रूप में रखे होते हैं। ठीक है, 42 देखते हैं। 42 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू लिंक टू सिस्टम्स दैट यूजेस सेपरेट प्रोटोकॉल्स। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू लिंक टू सिस्टम दैट यूजेस सेपरेट प्रोटोकॉल्स। मतलब ये पहला सिस्टम है, ये दूसरा सिस्टम है। इस सिस्टम में प्रोटोकॉल्स जो प्रोटोकॉल है वो दूसरा है और इस सिस्टम में जो प्रोटोकॉल है वो दूसरा है। अब इस दोनों सिस्टम को हमें क्या करना है, लिंक करना है। इन दोनों सिस्टम को हमें क्या करना है, लिंक करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें डिवाइस यूज होता है। कौन सा डिवाइस यूज होता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, गेटवे। ऑप्शन नंबर बी, गेटवे। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। प्रेसिंग बटन इन गेटवे ऑफ टैली ओपन्स कंपनी इन्फो इन टैली। ठीक है,
तो कंपनी इन्फो खोलने के लिए, ओपन करने के लिए गेटवे ऑफ टैली में हम हैं और कंपनी इन्फो का हमें, किसी भी कंपनी का इन्फो का हमें ओपन करना है, तो कौन सा बटन हमें प्रेस करना पड़ता है? ठीक है, तो 43 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्ट प्लस F3। आप गेटवे ऑफ टैली में है, अल्ट प्लस F3 करेंगे, जो कंपनी ओपन है उस कंपनी की आपको इंफॉर्मेशन दिखाई देने लग जाएगी। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार? फॉर्मेटिंग टूल बार, ठीक है, फॉर्मेटिंग टूल बार में कौन सा स्मॉलेस्ट और कौन सा लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल होता है? ठीक है, तो ये वर्ड का मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, यहाँ पे देखिए आप, ये फॉन्ट का साइज है, यहाँ देखिए आपका 8 से लेके 72 तक ही आपका जो फॉन्ट साइज है वो फॉर्मेटिंग टूल बार में अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 एंड 72, 44 में आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। आइडेंटिफाई द वन विच इज नॉट ए लाइनेक्स कम्युनिकेशन कमांड, नॉट लाइनेक्स कम्युनिकेशन कमांड बोल रहा है। ठीक है, आइडेंटिफाई द वन विच इज नॉट ए लाइनेक्स कम्युनिकेशन कमांड। ठीक है, तो लाइनेक्स कम्युनिकेशन कमांड निम्न में से कौन सा नहीं है? ठीक है, तो ये जो ग्रेप कमांड है ये आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ग्रेप कमांड जो है वो किसी भी फाइल में जो भी कोई पैटर्न दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए हमें क्या देखना है इस फाइल में जो भी है, जैसे मान लीजिए अग्रवाल, ठीक है, अग्रवाल नाम के सरनेम के जितने भी पर्सन है उस, है ना, उसको सर्च करना है। ठीक है, पैटर्न सर्च करना है,